हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो कि होता है हमारा लाइट। क्लास 10th की फिजिक्स आपकी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल है ना, आपको चीजों के पीछे की रियल साइंस पता चलेगी कि कैसे आपकी जो रियल लाइफ चीजें वो वर्क करती है। इन लेक्चर्स के दौरान मैं आपको क्या क्या कराऊंगा, पहले तो पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे, एक एक टॉपिक कर डालेंगे, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आज तक सारे आए हैं वो सारे करेंगे। इन लेक्चर्स को करने के बाद आपको सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, सारे क्वेश्चंस भी कर लोगे आप फिजिक्स के जितने भी आएंगे, ठीक है। बट इनको रिटेन करने के लिए आपको इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो साथ में एक नोटबुक ले लो, अलग से बना लो अपनी कक्षा फिजिक्स नाम की, या जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, बस आपको इसके नोट्स बनाने साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से, जो कि है हमारा लाइट। लाइट होती क्या है ये पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका इसके अंदर स्टार्ट होने वाला है। स्फेरिकल मिरर्स से पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर्स में रे डायग्राम का क्वेश्चन आपका हमेशा आएगा ही आएगा, तो रे डायग्राम पढ़ेंगे। अब रे डायग्राम बच्चों को इतना ज्यादा डिफिकल्ट लगता है कि समझ ही नहीं आता कैसे बनाते हैं। रे डायग्राम ऐसा पढ़ा दूंगा ना कि 12th कॉलेज तक बोलोगे ही नहीं, ठीक है। साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे रे डायग्राम के जस्ट बाद ही, उसके बाद मिरर का फॉर्मूला, जिसके भी क्वेश्चन आते हैं मिरर फॉर्मूला के। सिमिलरली यही सब चीजें हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी करेंगे, और फिर लेंस के अंदर सेम चीजें पढ़ेंगे जो हमने मिरर के अंदर पढ़ी थी। तो स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारी लाइट क्या होती है। लाइट की डेफिनेशन क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी। लाइट क्या है? एक एनर्जी है। इसको नोट कर लो, डेफिनेशन ऑफ लाइट क्या है। लाइट एक एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है, क्योंकि जब भी लाइट जलाते हैं जब भी हमें चीज दिखती है ना, लाइट नहीं होती तो दिखता नहीं है। और ये जो दिखने वाला पार्ट है कि लाइट जलाने के बाद ही हमें क्यों दिखता है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो राहुल और उसके कुछ दोस्त घर के अंदर छुपन छुपाई खेल रहे थे, जो हमारा हाइड एंड सीक होता है ना। अब राहुल जो है वो सबसे पहले किसको ढूंढता है पूरे ग्रुप में से? सबसे पहले जाके वो नेहा को ढूंढता है। अब नेहा जाकर रूम के अंदर छुप गई, और हमारा रूल क्या होता है छुपन छुपाई के अंदर जनरली कि हम जब घर में खेल रहे थे तो लाइट बंद करते हैं और कहीं भी नॉर्मली छुप जाते हैं, कोई देख ही नहीं पाएगा। तो नेहा ने भी सेम चीज करी, जाकर रूम के अंदर बस सोफे के ऊपर बैठ गई और लाइट बंद कर दी कि अब तो मुझे कोई देख ही नहीं सकता। अब राहुल जो है वो चीटिंग करता है, रूल लाइट नहीं जलानी, राहुल जाके लाइट जला देता है, सब आउट हो जाते हैं। तो वो रूम के अंदर गया और जाकर उसने लाइट ऑन कर दी और नेहा उसको दिख गई। तो अब यहां पर ऐसा क्या हुआ कि उसको लाइट ऑन करने के बाद नेहा विजिबल हो गई। जैसे ही उसने लाइट ऑन करी, ट्यूबलाइट से लाइट निकली या फिर जो बल्ब है उससे लाइट निकली। अब जब लाइट जलती है तो हम यहां पे कहते हैं कि लाइट के अंदर से ढेर सारी रेज निकल कर आई। अब वो रेज जो है वो पूरे रूम के अंदर फैलती हैं, और वो लाइट जाकर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को हिट करती हैं, हमारी नेहा को भी हिट करती है। और जैसे ही वो किसी ऑब्जेक्ट पर टकराती है लाइट वहां से टकरा के बाउंस कर जाती है। ये क्या हो रहा है? लाइट बाउंस कर जा रही है। अब जैसे हम किसी बॉल को फेंक के मारते हैं, बाउंस करके वापस आती है, बाउंस करके आगे निकल जाती है। सिमिलरली हमारी लाइट बाउंस होती है, और वो बाउंस होकर कहां जाती है? वो अब इतनी सारी लाइटें और इतनी सारी लाइटें बाउंस होकर और ज्यादा फैल जाती हैं। तो पूरे रूम में एक तरह से लाइट बाउंस होकर एक जगह फैल जा रही है। अब जो लाइट नेहा पे से टकराकर बाउंस हुई थी वो पूरे रूम में फैलेगी, जैसा मैंने बताया। और उनमें से जो बाउंस हुई लाइट है, उनमें से कुछ लाइट हमारी आंखों के अंदर जाएगी, यानी कि राहुल की आंखों के अंदर जाएगी कुछ लाइट। तो यहां पर हो क्या रहा है कि सोर्स से हमारी लाइट निकलती है, बहुत सारी रेज निकलती हैं, वो टकराती हैं ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट से टकरा के हो जाती है बाउंस, और उसमें से भी फिर बहुत सारी रेज निकलती हैं, और उनमें से कुछ रेज हमारी आंखों में चली जाती हैं। और जब ये रेज हमारी आंखों में जाती हैं तो जो लाइट रे हमारी आंख में आई थी, उस पर्टिकुलर लाइट रे का ऑब्जेक्ट हमें वहां पर दिख जाता है। तो ये बेसिक सा फिनोमेना होता है कि कैसे हमें लाइट से दिख रहा है कि लाइट निकल रही है, ऑब्जेक्ट पे बाउंस हो रही है और हमारी आंख में जा रही है। अब ऐसा नहीं कि एक रे आई और टकरा के सीधा हमारी आंख में घुस गई, बहुत सारी रेज निकलती हैं, और बाउंस के भी बहुत सारी निकलती हैं, और उनमें से कुछ हमारी आंखों में पहुंचती है, और वो कुछ जो हमारी आंखों में पहुंच रही है वो पर्टिकुलर चीजें दिख जाती हैं। तो जो ये वाला पार्ट है कि लाइट हमारी आंख के अंदर गई और हमें दिखा, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे जिसके अंदर लाइट निकल रही है, बाउंस मार रही है, वगैरह वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर बाउंस करती है, बट अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा सरफेस है, वो बहुत ज्यादा पॉलिश्ड है, तो लाइट जो है वो टकराकर पूरी की पूरी बाउंस कर जाती है, एब्जॉर्ब बहुत कम होती है। और अगर हमारा सरफेस बिल्कुल मिरर है तो जितनी लाइट आती है सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर जाती है, जो हमने मिरर में ऑब्जर्व भी करा है। जैसे हम अगर किसी मिरर के ऊपर अगर लेजर लाइट मारते तो जाकर एग्जैक्ट बाउंस करके वापस आ जाती है। अब जैसे हम स्कूल में क्या करते हैं, अगर कभी कभी धूप आ रही है तो घड़ी से ऐसे करके धूप को बाउंस करते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, पूरी की पूरी बाउंस नहीं हो रही, लेकिन कुछ 80% 90% बाउंस आ रही है। बट अगर मिरर के केस में 100%, लगभग 99.9% हमारी बाउंस कर जाती है। तो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखें, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का वापस बाउंस कर जाना। सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, कहां से बाउंस करना? सारे सरफेस से नहीं होता। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम हाईली पॉलिश्ड सरफेस, जो हमारे हाईली पॉलिश सरफेस हो गए, जैसे हमारा ग्लास हो गया, कोई मेटल की हमारी बॉटल हो गई, हमारे बर्तन हो गए जो हमारे जो एकदम साफ सुथरे बर्तन होते हैं। तो हाईली पॉलिश सरफेस से अगर हमारी बाउंस हो जाती है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको नोट कर लो, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट?
लाइट का बाउंस कर जाना हाईली पॉलिश सरफेस से, वो हमारा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां देखने को मिलता है? सुबह उठ के जब हम अपना सुंदर सा चेहरा देखते हैं, किसके अंदर देखते हैं? मिरर के अंदर। वहां से क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है कि लाइट आई, मेरे ऊपर टकराई, मेरे ऊपर से टकरा के फैल गई, जैसा मैंने बताया बाउंस करती है। अब उसमें से कुछ लाइट जो है मिरर के अंदर भी गई। अब मिरर क्या करता है? सारी की सारी वापस बाउंस कर देता है। तो जितनी लाइट मेरे अंदर से मिरर पे गई थी वो सारी की सारी वापस आ गई, उसमें से कुछ मेरी आंखों में भी गई और मैं अपने आप को एग्जैक्ट देख पा रहा हूं। तो अब यहां पर इसका थोड़ा सा डिटेल में पढ़े कि हमारी रिफ्लेक्शन कैसे होती है। तो अगर मेरा कोई सरफेस है, जैसे मान लेते हैं मिरर है यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने इसे मिरर की तरह शो कर रखा है। अब लाइट को हम डायरेक्टली शो ना करके उसको ऐसे रेज से शो करते हैं कि लाइट की बहुत सारी रेज आ रही होंगी। तो यहाँ पर मैंने इसे गैप पर 4 रे बना दी मान लो। तो जो रे हमारी आ रही होती है वो हमारी होती है इंसिडेंट रे, यानी कि जो इंसिडेंट आने वाली रे है वो हमारी होती है इंसिडेंट रे। और जब वो किसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाए तो हम उसको बोलते हैं ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो जैसी एक रे आती है वो होती है बाउंस मिरर के ऊपर से और वो हमारी हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे। तो हमने देख लिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, समझ भी आ गया होगा। बेस्ट एग्जांपल क्या देख लिया हमने? मिरर, कोई चम्मच है, कोई अपना बर्तन है, उसके अंदर आपको रिफ्लेक्शन दिखती रहती है लाइट की। नेक्स्ट देखते हैं कि अपना मिरर बनता कैसे है। इस मिरर में ऐसा क्या है कि इसके ऊपर लाइट आके पूरी पूरी बाउंस कर जा रही है। तो मिरर बनाना बहुत सिंपल है। आपको बस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, उसकी एक साइड की जगह सिल्वर पेंट कर देना है। तो एक मैंने ग्लास लिया, इसको पकड़ के सी एक साइड पे मैंने सिल्वर पेंट कर दिया और इसकी जो दूसरी वाली साइड है अब वो मेरा मिरर बन चुका होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मिरर है क्या? मिरर को अगर आप देखोगे, कोई जो हमारे घर में मिरर आते हैं उसकी अगर फ्रेमिंग हटा के देखोगे तो पीछे आपको सिल्वर कलर का पेंट दिखेगा। तो हमारा जो सिल्वर कलर होता है उसकी प्रॉपर्टी ही कुछ ऐसी है कि उसके ऊपर जो लाइट आती है वो लगभग 100% रिफ्लेक्ट मार जाती है। तो हमारा मिरर रेडी हो जाएगा, जस्ट हमें सिल्वर कलर करना है उसके ऊपर। अब सिल्वर कलर से मैचिंग आपको जितनी भी चीजें दिखेंगी वो मोस्टली लाइट रिफ्लेक्ट करेंगी। हमारे साइकिल के हैंडल हो गए जो सिल्वर कलर के होते हैं वो बाउंस करते हैं। हमारे बर्तन जो स्टील के हैं उनका कलर भी लगभग सिल्वर के मैचिंग होता है, तो उसके ऊपर से भी लाइट हमारी बाउंस हो रही होती है। तो मिरर हमारा एक्चुअली में खुद बाउंस नहीं कर रहा, उसके पीछे जो सिल्वर पेंट है वो हमें बाउंस करने में हेल्प करा रहा है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7th 8th 12th में शायद पढ़ा होगा। 2011 के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता दो। तो यहां पर पढ़ते हैं, हमारे 2 लॉज होते हैं। पहला है हमारा द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा इक्वल होंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख देते कि एंगल आई हमारा इक्वल होगा एंगल आर के। ठीक है, इस पूरे को नोट कर लो। अब इसका मतलब क्या, एक बार ये भी समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आखिर ये है क्या है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमारी क्या होती है। तो यहाँ पर मान लो हमारा सेम केस है, एक मिरर बना हुआ है, इसके ऊपर एक रे आ रही है, ये हमारी कौन सी होती है? ये होती है हमारी इंसिडेंट रे। और जब ये टकरा रही है मिरर से तो ये बाउंस होकर जा रही है, ये हमारी होती है रिफ्लेक्टेड रे। तो हमारी इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली जो रिफ्लेक्टेड रे हमारी एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल किसके साथ बनाती है? बच्चे मोस्टली गलती ये करके आते हैं कि इसको एंगल आई बता देते हैं, इसको एंगल आर बता देते हैं कि भाई इंसिडेंट रे जो है वो ये वाला एंगल बना रही है, रिफ्लेक्टेड रे ये वाला एंगल बना रही है, तो हमारा एंगल आई और एंगल आर ये वाले एंगल आपस में बराबर होंगे। ये वाले एंगल बराबर होते हैं, बट हमारा रूल ये नहीं कहता, रूल कुछ और कहता है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसकी डेफिनेशन ही कुछ और है, वो ये वाला एंगल नहीं है, वो एंगल है जो नॉर्मल के साथ है। अब ये नॉर्मल के जो सेंटर में मैंने डॉटेड लाइन बना रखी है इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन है, यानी जिस पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर हमारी इंसिडेंट रे आकर टकरा रही है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहां से सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने एक इमेजिनरी लाइन बनाई, उसको हम नॉर्मल बुलाते हैं। और इस नॉर्मल के साथ मेरी इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है वो हमारा हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम ऑल्सो लिख सकते हैं एंगल आई। और सिमिलरली इसी नॉर्मल के साथ जो हमारा इमेजिनरी परपेंडिकुलर है सरफेस के, रिफ्लेक्टेड रे जो इसके साथ एंगल बनाती है उसको हम क्या बुला देते हैं? उसको हम बुला देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर एंगल आर। और हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ लाइट क्या कहता है कि हमारा एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ लाइट क्या बन गया? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, यानी कि हमारा ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो फर्स्ट लॉ हमें समझ आ गया, ठीक है। फर्स्ट लॉ लिख लेना, पॉज करके डायग्राम भी बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल आई और एंगल आर में कंफ्यूज नहीं होना कौन से एंगल होते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही एक इंटरेस्टिंग चीज और देख लेते हैं। मान लो कि हमारा एक रेगुलर सर्फेस है, रेगुलर सर्फेस यानी कि बोल सकते हैं एक प्लेन सर्फेस है, उसके ऊपर जब लाइट आएगी तो इक्वल एंगल में बाउंस कर जाएगी। कौन सा? अगर इसको मैं जूम करूं तो इस पॉइंट पे, जिसको मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बुलाता हूं, अगर इधर मैं सरफेस के परपेंडिकुलर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, और इस परपेंडिकुलर को मैं बोलता हूं कि हमारा नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल के साथ हमारे एंगल आई और एंगल आर बनेंगे, इक्वल होंगे और आपको दिख भी रहे होंगे लगभग इक्वल है। सिमिलरली यहाँ मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए, इसके लिए भी एंगल आई एंगल आर इक्वल होंगे, यहाँ भी सिमिलरली एंगल आई और आर इक्वल होंगे, और एंड में यहाँ भी हमारे एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे। बट जब बात आ जाए इर्रेगुलर सरफेस की, जहां पर हमारा सरफेस प्लेन नहीं है, वहां पर तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे अलग अलग भाग गई हैं। तो क्या हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहां पर फेल हो गया? ये तो लॉ है, लॉ तो कभी फेल नहीं होते।
तो ध्यान से पढ़ो, हमारा फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ कहता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। क्या कहीं पे वो ये कहता था कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे वो पैरेलल होंगी, जैसे यहाँ पर है। तो अगर मैं उस लॉ को लगाना चाहूँ, तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर रे पर जूम करूँ, जैसे मैं इधर आ गया, तो मेरा लॉ क्या कहता था कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे, और एंगल आई और एंगल आर बनाने के लिए मेरे को नॉर्मल की जरूरत है। तो अगर मैं इस सरफेस पर नॉर्मल बनाना चाहूँ तो पहले मेरे को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पकड़ना पड़ेगा। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का पर्टिकुलर सरफेस की डायरेक्शन देखो जरा कैसी है, कुछ इस तरीके से है उसकी डायरेक्शन इस सरफेस की इस वक्त। अगर मैं इस पॉइंट की डायरेक्शन देखूँ तो वो कुछ इस तरीके से है, इस पॉइंट की देखूँ तो वो कुछ इस तरीके से है, इसकी देखूँ तो ऐसे है, इधर की ऐसे। मतलब मैंने क्या करा, उस पॉइंट का टेंजेंट बना दिया। अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो टेंजेंट उसके अंदर होता है। सर्कल्स के अंदर पढ़ा था ना कि किसी पॉइंट से अगर स्ट्रेट लाइन बना दूँ उस डायरेक्शन में तो हमारा टेंजेंट होता है। सिमिलरली मेरा इस पॉइंट में अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो मेरा कुछ इसी डायरेक्शन में बन रहा है। तो मेरा सरफेस इस डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट से मेरा नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा, मेरे को परपेंडिकुलर बनाना है, तो वो हमारा कुछ ऐसे जाएगा अगर मैं इस पॉइंट के परपेंडिकुलर बनाना चाहूँ। अब अगर मैं अपना एंगल आई और एंगल बनाऊँ इस नॉर्मल के, जो मेरा ऐसे बना है, तो वो क्या मेरा ऐसे होगा, एंगल आई और एंगल आर। और क्या मेरे को ये इक्वल दिख रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बाकी सर्फेस पे जाऊंगा तो इनका नॉर्मल भी कुछ ऐसे बनेगा सरफेस की डायरेक्शन के हिसाब से, तो एंगल आई और एंगल आर यहाँ बराबर है। इधर के सरफेस के हिसाब से मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा, इधर भी एंगल आई और एंगल आर बराबर है। तो यानी कि जैसे जैसे मेरे सरफेस की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मेरा नॉर्मल चेंज हो रहा है, नॉर्मल के साथ साथ मेरे एंगल आई और एंगल आर चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो दोनों आपस में हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे एंगल आई इक्वल होंगे, सारे एंगल आर इक्वल होंगे। एंगल आई और एंगल आर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए हमेशा इक्वल होंगे। तो ज़्यादा पहले नहीं, बस 2020 में आया था सब क्वेश्चन कि जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो कहाँ कहाँ फॉलो होता है। तो सारे सर्फेसेस से फॉलो होता है, बस उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जाके हमें देखना होता है कि एंगल आई कितना है, एंगल आर कितना है, और वो दोनों हमेशा इक्वल निकल कर आते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें समझ में आ गया, मैंने आपको बता दिया कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं। सेकंड लॉ हमारा कहता है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या क्या टर्म्स है, इंसिडेंट रे हमें पता है, ये वाली रे जो होती है इंसिडेंट रे होती है। नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मैंने बता दिया, जो भी हमारा पॉइंट होता है वहाँ पर सरफेस बना है उसका नॉर्मल हमारा नॉर्मल कहलाता है, जो हम 90 डिग्री पे बनाते हैं। और हमारा रिफ्लेक्टेड रे कौन सी थी, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जारी होती थी। ये सारे के सारे एक ही प्लेन के अंदर होंगे, इसको भी नोट कर लो, 2011 में आए थे दोनों के दोनों। ठीक है, तो हमारा सेकंड लॉ कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है आने वाली, जो हमारा नॉर्मल है सरफेस का, और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे सारी सेम प्लेन के अंदर होगी। हमारा प्लेन क्या होता है, मैथ्स के अंदर हमने प्लेन पढ़ा था, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई प्लेन। उसके अंदर क्या होता था, एक प्लेन हमारा होता है 2 डायमेंशनल, मान लो कोई भी फिगर। जैसे मैं आपको इसको समझाऊं, मान लो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इस रेक्टेंगल को अगर मैं ऐसे करके लिटा दूं अपने सामने किसी डेस्क पे, किसी टेबल पे, और इसके ऊपर अगर मैं किसी चीज को ड्रॉ करूं, मान लो इसके ऊपर मैं एक वी लिखता हूं, और बाद में अब अगर मैं शीट को उठाऊं तो इसके ऊपर जो मेरा ये वी लिखा हुआ ये एक प्लेन के अंदर है, यानी कि ये इस रेक्टेंगल के अंदर ही रहेगा, कभी बाहर नहीं जाएगा। अब मैं इस रेक्टेंगल को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता हूँ, जिस इसको डायरेक्शन में चेंज करूंगा मेरा प्लेन उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर मैंने इसको सीधा रखा हुआ है तो मेरा प्लेन अभी ऐसे है, अगर मैं इसको इतना टिल्ट कर दूँ तो मेरा प्लेन ऐसे है, अगर मैं इसको पूरा टिल्ट कर दूँ तो मेरा प्लेन अभी ऐसे करके है। ठीक है, इसको नीचे कर दूँ तो प्लेन हमारा वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको प्लेन का, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्लेन क्या होता है। अब धमाल मूवी तो सबने देखी होगी, जिसने नहीं देखी मैं उसमें बता देता हूँ कि उसके अंदर लास्ट में एक सीन होता है कि एक बड़े डब्लू के नीचे कुछ 10 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ रुपए छुपे हुए थे। तो डब्लू ऐसे करके पेड़ से बना होता है, कुछ ऐसी शेप में कि हमारे 4 पेड़ से वो डब्लू बना होता है। तो अब इमेजिन करो आप सामने खड़े हो, आपके सामने ऐसे करके 4 पेड़ लगे हुए हैं। अब अगर इन पेड़ के अराउंड में एक इमेजिनरी रेक्टेंगल बनाना चाहूँ, अगर मैं मानूँ कि पेड़ की जगह 4 लाइनों में डब्ल्यू लिखा हुआ है, इसके अराउंड अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाना चाहूँ, यानी एक पीस ऑफ पेपर है जिसके ऊपर ये लिखे हुए हैं, तो मैं बना सकता हूँ। बट अगर मैं इन 4 पेड़ों में से किसी एक पेड़ को पकड़ के अपनी तरफ खींच लूँ, अपने से दूर कर दूँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे बाकी के 3 जो पेड़ हैं वो तो अभी उस रेक्टेंगल के अंदर ही है, बट ये वाला पेड़ जो है रेक्टेंगल से बाहर आ चुका है। तो यानी वो तीनों अभी प्लेन में है, लेकिन ये प्लेन से बाहर आ चुका है। मैं इसको चाह के भी रेक्टेंगल के अंदर नहीं ले सकता, यानी मैं इस वाली लाइन को चाह के भी अपनी शीट में नहीं बना सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आउट ऑफ प्लेन चला गया। इन प्लेन जब ही रहेगा जब मैं इसके अराउंड एक रेक्टेंगल बना सकता हूँ। तो अब इसका सेकंड लॉ में क्या कहना है कि सेकंड लॉ में क्या कहते हैं कि जो हमारी इंसिडेंट रे है नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है सेम प्लेन में रहेंगी। तो मान लो मेरी इंसिडेंट रे जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, तो मेरी रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। बट नॉर्मल के साथ 30 डिग्री के एंगल बनाने वाली बहुत सारी लाइन है, इनफाइनाइट। कैसे, मान लो ये मेरा नॉर्मल है, तो मेरी ये वाली लाइन भी 30 डिग्री बना रही है, ये वाली लाइन भी 30 डिग्री बना रही है, ऐसे करके मैं इसको टिल्ट करता हूँ तो बहुत सारी लाइन है जिसके साथ 30 डिग्री बना रही है। बट मेरे को कौन सी वाली रे चाहिए, कौन सी मेरी रिफ्लेक्टेड होगी, जो इसके और इंसिडेंट रे के सेम प्लेन के अंदर होगी। यानी कि मैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे को एक रेक्टेंगल में बना पाऊंगा तो वो मेरी एक प्लेन के अंदर होंगी। बट अगर इसको लेमन टर्म्स के अंदर बताऊं सिंपली, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है
तो वो टकरा के इधर ही जाएगी, वो ऐसा नहीं टकरा के इधर आ जाएगी, आगे कहीं टेढ़ी मेढ़ी चली जाएगी, इधर से आएगी तो वो इधर ही जाएगी। ठीक है, ये हमारा सेकंड लॉ कहता है बेसिकली। तो इसको नोट कर लेना कि इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मैंने आपको समझा दिया सेम प्लेन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि हमारा है स्फेरिकल मिरर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्फेरिकल मिरर्स से ही हम पढ़ेंगे रे डायग्राम्स के बारे में, और वो पेपर में आता ही आता है, हमेशा आता है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स, अब स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? नाम से थोड़ा पता चल रहा है, स्फेरिकल यानी थोड़े से कर्व्ड होंगे, सर्कल जैसे होंगे। तो हमारे मिरर तो प्लेन होते थे, सॉलिड एकदम, वो उसको हम कर्व कैसे कर सकते हैं? ऐसे पकड़ के मोड़ देंगे क्या, गर्म करके ऐसे करके, मतलब उसको दबा के पिचका देंगे? नहीं। मान लो मेरी कोई कांच की बोतल है, वो कर्व्ड होती है, उसकी एक साइड को अगर मैं पेंट कर दूं तो बन गया मेरा कर्व्ड मिरर। सिंपल होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के एग्जांपल कहाँ देखा होगा आपने? चम्मच बेस्ट एग्जांपल है। चम्मच की दो साइडें होती हैं, एक साइड को अगर आप देखोगे तो आपकी थोड़ी सी ऐसे रिफ्लेक्शन से दिख रही होगी, जैसे यहाँ पर दिख रही है। प्रॉपर नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर सिल्वर पेंट नहीं है, उतना पॉलिश नहीं है, बट अगर उसको भी पूरा पॉलिश कर दोगे तो भी मिरर ही बन जाएगा। बट ये तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए। प्रॉपर स्फेरिकल मिरर आपने देखे होंगे, कहीं कहीं रोड्स पे ऐसे करके स्फेरिकल मिरर लगे होते हैं। जनरली जहाँ पर हमारी 2 से ज़्यादा रोड्स एक पॉइंट पे मिल रही होती हैं, तो उस पॉइंट पे ऐसे स्फेरिकल मिरर लगा होता है, जो हमें थोड़ा सा ज़्यादा व्यू दे देता है उस पर्टिकुलर एरिया का। तो स्फेरिकल मिरर्स आपने यहाँ पर देखे होंगे, और भी काफ़ी जगह देखे हैं, वो हम आगे जानेंगे, जो आपको पता नहीं था कि अच्छा स्फेरिकल मिरर था, लेकिन वो है और आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया प्लेन मिरर, जो हमारा एकदम प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर कैसा दिखता है? एकदम प्लेन होता है, और इसके अंदर एक साइड पे हमारा पेंट रखा होता है, तो उस एक साइड को हम ऐसे करके पेंट कर देते हैं, और अगर उसको हमें दिखाना है अपनी नोटबुक के ऊपर तो हम उसे ऐसे पेंट करके दिखाते हैं कि भाई ये मेरा प्लेन मिरर है, इसकी इस वाली साइड पे मेरा पेंट हो रखा है। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी होगी? जहाँ पर लाइट आगे गिरी वो ये वाली होगी ना, जहाँ पर ऐसे करके लाइट आ रही है। तो जहाँ पर मैं ऐसे लाइंस बनाता हूँ वो मेरी पेंटेड साइड हो जाती है, और जहाँ मेरी प्लेन साइड बचती है वो हमारी रिफ्लेक्टिंग साइड हो जाती है, जहाँ पर लाइट आएगी, जहाँ से लाइट टकरा कर वापस जाएगी। सिमिलरली अगर मेरा कोई कर्व्ड मिरर है ऐसे करके, यानी मेरा स्फेरिकल मिरर है, अगर मैं इसकी ये वाली साइड पेंट कर दूँ, तो यानी कि इधर मैंने सिल्वर पेंट कर रखा है, तो इसमें लाइट कहाँ से आएगी? वो लाइट इधर से आएगी। तो जब मेरी लाइट इस साइड आए, जब मेरी लाइट केव वाली साइड पे आए, जहाँ गुफा बनी हुई है, केव बनी हुई है, तो वो मेरा मिरर हो जाता है कनकेव मिरर। यानी जिस केस में लाइट हमारी केव में आ रही है वो हो गया हमारा कनकेव मिरर। बट जिस केस में मेरा जो पेंट है वो इस साइड हो रखा है, और मेरी लाइट जो है वो उभरी हुई वाली साइड पर आ रही है, तो वो मेरा हो जाता है कन्वेक्स मिरर। तो मेरे 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। जिसमें केव के अंदर लाइट जाएगी, गुफा के अंदर लाइट जा रही है, याद करने का तरीका है, वो हमारी होती है कनकेव मिरर, यानी लाइट इसमें गुफा में जा रही है। जिसके अंदर उभरी हुए पार्ट पर जा रही होगी वो होता है हमारा कन्वेक्स मिरर। यही 2 टाइप के मिरर पढ़ने, इन्हीं के रे डायग्राम्स वगैरह पढ़ेंगे, कैसे इनके ऊपर से लाइट बाउंस करती है। तो प्लेन मिरर के अंदर तो बहुत सिंपल है, रिफ्लेक्शन, लाइट आती है, बाउंस करती है, नॉर्मल बनाते हैं इक्वल एंगल के साथ। बट जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स हैं उसके अंदर क्या है कि हमारे हर पॉइंट के लिए सरफेस अलग बनेगा, हर पॉइंट का नॉर्मल अलग होगा। इस पॉइंट का नॉर्मल ऐसा है, इस पॉइंट का नॉर्मल ऐसा है, तो हर पॉइंट के लिए हमारी रिफ्लेक्शन भी अलग होगी। तो वही अलग अलग टाइप की रिफ्लेक्शंस हमें पढ़नी है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के लिए। तो अब जरा ये समझते हैं कि इन्हें स्फेरिकल मिरर्स बुलाते क्यों हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्फेरिकल क्योंकि स्फेयर से होते हैं, बट अगर हम देखें कि स्फेयर एक्चुअली क्या स्फेयर है ये, तो अगर हम इसको देखें कि मेरा मिरर कुछ ऐसा दिखता है ना, तो ये मिरर एक्चुअली में एक स्फेयर से काटा गया होगा, ये हम इसको मान के चलते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मान लो आपके पास एक बास्केटबॉल है, आपने उसको लिया और उसका एक एंड पे जाकर उसको से चक्कू से काट दिया, जो वो छोटा वाला कटा हुआ पार्ट बचा है, वो उसकी शेप देखो जरा कैसी होगी, कुछ ऐसे से ही होगी, बट ये 2D में, वो 3D में। तो एक्चुअली में हमारा मिरर ऐसे 3D में ही होता है, इस शेप का, जो मैंने होता है ना बॉल काटोगे तो जो शेप आएगी कप जैसी, वो। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो ये है वो एक्चुअली में ऐसे ही किसी स्फेयर शेप्ड का मिरर होगा, उसमें से हमने इतना पार्ट काट लिया होगा, तो जो ये बच के आया वो हमारा स्फेरिकल मिरर हो गया। तो अब जो एक्चुअली में जो ये बॉल थी, वो मानते हैं हम वो बॉल थी ग्लास की, उसमें से जो हमने पार्ट काटा, उसके बाद मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इसकी ये वाली साइड को पेंट कर दूं तो ये मेरा कौन सा मिरर बनेगा? कनकेव मिरर, क्योंकि इसके अंदर जो मेरी लाइट है वो इसकी केव वाली साइड पर अगर फॉल करेगी। और अगर सिमिलरली मैं इसकी इस वाली साइड को पेंट कर दूं तो ये मेरा कौन सा बनेगा? कन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसके अंदर जो लाइट है वो उभरी हुई वाली साइड पर आकर स्ट्राइक करेगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि ऐसे ग्लास की बॉल में से काटा गया होगा, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं, ये अब हम समझते हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता कि भाई जमीन में से ऐसे करके बॉल निकल रही है कांच की, उसको हम काट रहे हैं और फिर हमारे ऐसे स्फीयर मिल रहा है, कांच की बॉलें मिल रही है जमीन में, ऐसा नहीं होता। तो हम करते क्या है कि जो ये हमारा मिरर है हम इसका इमेजिन करते हैं कि एक्चुअली में इसका एक स्फेयर हुआ होगा। अभी हम इमेजिन क्यों कर रहे हैं? तो ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मेरा इमेजिनरी स्फेयर है, इस स्फेयर का जो मेरा सेंटर है वो मेरा बहुत ज़्यादा काम आने वाला है रे डायग्राम्स के अंदर। तो ये जो मेरा सेंटर होता है इस इमेजिनरी स्फेयर का, अब आप स्फेयर से कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको 2D फिगर मान लो। तो ये मेरा जो सर्कल बन रहा है इमेजिनरी, उसका जो सेंटर है वो मेरे लिए बहुत काम का है, उसको हम बुलाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो मेरा कर्व है इसको मैं मान लेता हूँ कि मान लो भाई इस कर्व का जो सेंटर होगा, वो सेंटर कैसे मिलता है? इसका मैं जो इमेजिनरी सर्कल है उसको पूरा कर देता हूँ। अब इमेजिनरी सर्कल अलग अलग हो सकता है, मान लो एक मिरर ऐसा बहुत ज़्यादा कर्व्ड है,
तो इसका जो सर्कल है वो कुछ ऐसा सा बनेगा और इसका सेंटर कुछ यहाँ होगा। तो डिपेंड करता है कि हमारे मिरर की शेप कैसी है, उस शेप के हिसाब से उसका कुछ इमेजिनरी सर्कल बनेगा। उस इमेजिनरी सर्कल का जो सेंटर होगा वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये मेरे बहुत ज़्यादा काम का है क्योंकि इससे हम रे डायग्राम में बहुत ज़्यादा हेल्प लेने वाले हैं। सिमिलरली इस सर्कल का, या फिर अगर मैं इसको प्रॉपरली कहूँ, जो इस स्फेयर का जो मेरा रेडियस है, जो मैं यहाँ से यहाँ तक का जो मैं रेडियस बनाऊंगा, वो रेडियस भी मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और उसको मैं बुलाता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर नोट कर लेना, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जो ये हमारा इमेजिनरी सर्कल या इमेजिनरी स्फेयर बनता है उसका जो सेंटर होता है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और इस सेंटर से अगर मैं रेडियस नाप लूँ तो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। नोट कर लो इसको। कर लिया तो हम आगे बढ़ते हैं कि क्यों ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा रे डायग्राम के अंदर घुस रहे हैं। अब हम मेन अपना रे डायग्राम वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे। तो मान लो कि मेरा ये एक मिरर है, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एक कनकेव मिरर को मानते हुए। तो मान लो अगर एक कनकेव है तो इसकी ये वाली साइड पेंट होगी, साथ साथ ड्रॉ करते जाना। तो मैंने एक कनकेव मिरर बनाया और इसकी ये वाली साइड पेंट कर दी, क्योंकि अब लाइट इस पर यहाँ आके टकराएगी और बाउंस भी इस तरीके की करेगी। वो देखते हैं कैसे बाउंस करेगी। तो इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा वहाँ पर मैंने एक लाइन बना ली है। तो इस पॉइंट को मैं क्या बुलाता हूँ, ये मेरा पॉइंट होता है पोल। तो इस पॉइंट को मैं पी से डिनोट करता हूँ, जिसको हम बुलाते हैं पोल। पोल लिख लिया। अब इस पोल का अगर मैं सरफेस देखूंगा तो ये कुछ ऐसा सा बनेगा, क्योंकि ये मेरा एक तरह से मिड पॉइंट है यहाँ पर। तो इस सरफेस पे अगर मैं एक नॉर्मल बनाऊँ परपेंडिकुलर, वो कहाँ बनेगा, वो ऐसा ही बनेगा ना। तो ये जो है ये मेरा इस पोल का नॉर्मल है जो मेरा परपेंडिकुलर बन रहा है। और इस नॉर्मल को मैं क्या बुलाता हूँ, इसको मैं बुलाता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर लिख लो कि ये मेरा है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये भी नोट कर लेना। तो यहाँ पर हमने दो टर्म पढ़ ली है, एक होती है हमारी पोल, एक होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। पोल हमारा ये वाला सेंटर पॉइंट है और इस पॉइंट से जो मैंने नॉर्मल बनाई है एक लाइन, वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये दोनों बहुत काम किए हैं क्योंकि हम इन्हीं के बेसिस पे अपनी रेस को पास कराने वाले हैं। अब एक चीज़ क्या बताई थी अभी जो हमने पढ़ी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं इस मिरर का इमेजिनरी सर्कल या इमेजिनरी स्फेयर कंप्लीट करने की कोशिश करूँ तो वो कुछ कुछ ऐसा सा बनेगा। बाय रफ मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। तो कुछ कुछ ऐसा सा होगा, ये सर्कल तो बना नहीं है बट मान लो तो इसका सेंटर कुछ यहाँ लाई करेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भाई यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये हो गया है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मेरा एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन हम मान लेते हैं ये हमारा हो गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखने के बाद हमारी नेक्स्ट चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस केस में हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सी से लेकर हमारे पोल तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे करके इसको बनाऊँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हो गया है आर, और इस आर को हम क्या बुलाते हैं, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये चार टर्म हमने पढ़ी, ये तो मैंने आपको बताई थी क्या होती है। हमारी जो सर्कल, जो इमेजिनरी सर्कल बनता है उसका सेंटर और रेडियस। पोल मैंने आपको बता दिया क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी रे से। अब रे मैंने आपको बताया था, लाइट यहाँ पर हम लाइट की रेस से डिनोट करने वाले हैं। अब एक्चुअली में तो लाइट में से ऐसे इन्फाइनाइट रेस निकलती है, बट हम एक बना के उसको डिनोट करते हैं कि वो कैसे बिहेव करने वाली है मिरर के साथ। तो हमारा पहला रूल क्या है, यहाँ से आपका रे डायग्राम का बेसिक स्टार्ट होने वाला है कि अगर मेरी कोई लाइट रे जो है वो सीधी उड़ती उड़ती आती है और वो इतनी ज़्यादा सीधी है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो एक पॉइंट से पास करेगी और वो पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो यहाँ पर पहले आप पहला पॉइंट नोट कर लो कि इफ़ अ रे ऑफ लाइट, इसको साथ साथ नोट कर जाओ कि अगर एक रे ऑफ लाइट आती है कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो, पैरेलल है। इफ अ लाइट ऑफ रे कम्स पैरेलल टू द, यहाँ टू द लिखना पड़ेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो क्या करेगी, इट रिफ्लेक्ट्स एंड पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हमारा पॉइंट है जिससे टकरा के बाउंस कर रही है, वो पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। उस पॉइंट को हम बुलाते हैं फोकस। तो ये हमारा हो गया फोकस, यानी कि जब भी मेरी कोई पैरेलल रे आएगी, मान लो मैं यहाँ पर एक लाइट, रे ऑफ लाइट बनाता हूँ, ये लाइट मान लो हमारी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये टकरा के एक स्पेशल पॉइंट से पास करेगी। उस पॉइंट को हम बुलाते हैं फोकस। तो ये बाउंस होकर कुछ इस तरीके से निकल जाएगी और हमारा जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा क्या हो गया, फोकस। तो इसको नोट कर लेना, फोकस हमारा क्या है। फोकस की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है वो उस पॉइंट से हमेशा पास करती है। फोकस के साथ ही हमारी एक टर्म और जुड़ जाती है फिर, कि यहाँ से फोकस से लेके जो मेरा पोल तक का डिस्टेंस है, इसको मैं बुलाता हूँ फोकल लेंथ। तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मेरा डिस्टेंस है ये मेरा होता है फोकल लेंथ। तो मैं इसको बता देता हूँ, ये मेरी है फोकल लेंथ।
अब यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट रूल लिखा है इसका अपोजिट भी ट्रू होता है। अब ये रे डायग्राम्स के अंदर हमेशा होगा कि अगर कोई पैरेलल रे आ रही है वो टकरा कर फोकस से निकल जा रही है, तो अगर कोई लाइट फोकस से आएगी तो टकरा कर पैरेलल निकल जाएगी। ये चीज़ हमेशा ट्रू होती है, ऐसे याद करना, इससे आपकी मेहनत आधी हो जाएगी रे डायग्राम्स के अंदर, क्योंकि मोस्टली चीज़ें एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री है। अगर पैरेलल फोकस से जा रही है तो फोकस वाली पैरेलल से जाएगी। तो सेकंड लॉ मेरा सिमिलरली क्या हो गया, यहाँ पर जल्दी से लिख लो कि इफ अ रे ऑफ लाइट passes through focus then it reflects parallel to the principal axis। यानी कि अगर मेरी कोई लाइट जो है फोकस से जा रही है तो टकरा के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। और ये मेरे फर्स्ट लॉ का बिल्कुल उल्टा है, ये मतलब रॉ नहीं है, रूल्स है, ये आपको याद रखने हैं, जिससे आप रे डायग्राम बना पाओगे। आपको पता रहेगा कि पैरेलल लाइट है तो भाई वो फोकस से निकलेगी, फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल निकलेगी। अब यहाँ पर जो ये मेरा फोकस है इसके साथ मैंने जो दूसरी टर्म अटैच करी थी फोकल लेंथ, इसका भी कुछ खेल है। और वो खेल क्या है कि जो मेरी ये फोकल लेंथ होती है ये इस रेडियस के जस्ट हाफ होती है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरा फोकस होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जस्ट मिड पॉइंट होता है, इन दोनों के एग्जैक्ट सेम बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरा जो फोकल लेंथ है जिसको मैं एफ से डिनोट करता हूँ वो हमारी इक्वल होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा याद रखनी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो मेरी फोकल लेंथ होती है, इसको नोट कर लेना अलग से बॉक्स के अंदर, कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। इसको आप दूसरी तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि जो मेरा फोकस, वो जो फोकस है, फोकस पॉइंट, वो जो पॉइंट है फोकस, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड में लाई करता है। ठीक है, कुछ भी बोल लो, बात एक ही है। तो इन दोनों रूल्स के बाद मेरा थर्ड रूल क्या आ जाता है कि अगर मेरी कोई रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, मान लो ये तो एकदम पैरेलल आ रही थी, अगर मान लो कोई फोकस से आ रही है तो उल्टी निकल जाएगी, वो भी हम समझ गए। तो फोकस वाली भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ ऐसे किसी और कलर से। तो फोकस वाली मैं बना लेता हूँ, मान लो कि इधर से एक लाइट आई, फोकस पे टकराई, तो वो हमारी कुछ इधर पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, तो हमारा थर्ड रूल क्या कह रहा था कि अगर मेरी कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो टकरा कर वापस उसी रास्ते से निकल जाएगी। तो ये काफ़ी बढ़िया सा रूल है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफ अ रे ऑफ लाइट, इसको जल्दी से नोट कर लो, पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ मैं जस्ट ये लिख रहा हूँ, पासिस थ्रू सी, देन इट रिफ्लेक्ट्स एंड रीट्रेसेस इट्स पाथ। तो यानी ये रिफ्लेक्ट करेगी और अपने पूरे पाथ को रिट्रेस करके निकल जाएगी। तो हमारा थर्ड रूल हो गया, इसको ध्यान से नोट करना तीनों को। पहला हमने क्या पढ़ा, पैरेलल होगी तो फोकस से निकल जाएगी। दूसरा क्या था, फोकस से आएगी तो पैरेलल निकल जाएगी। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो बाउंस करके वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे निकल जाएगी। अब यहाँ पर अगर इसकी थोड़ी सी साइंस जानना चाहो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी भी मैथ्स लगाओ, थोड़ी सी, इतनी सी मैथ्स लगाओ, तो आपको समझ आ जाएगा ये क्यों हो रहा है। अब जब सेंटर से अगर मैं कोई रे इधर फेंक रहा हूँ तो इसका मतलब एक तरह से ये नहीं है कि रेडियस है। अगर मैं इसका इमेजिनरी सर्कल कंप्लीट कर दूं तो जो मेरा सेंटर से बनता है वो मेरा रेडियस ही तो होता है, और मेरा रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊँ तो इसके परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर है तो क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है, मेरी रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे गिरी, 90 पे वापस आ जाएगी। ठीक है, कि मेरा नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी यही बनेगी। मान लो अगर मेरा इधर एक प्लेन मिरर है, इसके ऊपर कोई रे ऑफ लाइट अगर ऐसे गिरेगी तो वापस ऐसे ही तो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल के साथ जीरो एंगल बना रही है। एक तरह से देखा जाए तो नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही है, तो मेरी रिफ्लेक्टेड रे भी जीरो एंगल बनाएगी, यानी वो भी रिट्रेस ही कर जाएगी। तो मेरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये हमारे टेंजेंट के परपेंडिकुलर बनता है। टेंजेंट मेरा क्या है, वो सरफेस ही है एक्चुअली, तो उस सरफेस के जो परपेंडिकुलर है वो मेरा नॉर्मल भी होता है, मेरा इंसिडेंट भी इसके परपेंडिकुलर है, तो मेरा रिफ्लेक्टेड भी इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जा रही है वो वापस क्यों आ जा रही है। यहाँ पर उसकी साइंस अगर समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, ज़्यादा इसमें सोचना भी नहीं है, ज़्यादा डीप नहीं जाना, हमें बस सेंटर ऑफ कर्वेचर से याद रखना है कि जो लाइट उसके थ्रू जाएगी वो रिट्रेस होकर उसी से वापस निकल जाएगी। तो यहाँ पर थर्ड रूल अगर आपने नोट कर लिया तो एक फोर्थ और लास्ट रूल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर जगह नहीं बची तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो फोर्थ रूल से पहले आपको यहाँ पर बनाकर भी दिखाता हूँ कि अगर कोई रे ऑफ लाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल के आ जाएगी, वापस उसी रास्ते से, और ऐसे वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर फोर्थ रूल लिखने से पहले मैं ये वाली फोकस वाली लाइन हटाई तो आपको समझ आया होगा कि फोकस वाली पैरेलल से जाती है, पैरेलल वाली हमारी फोकस से जाती है, और हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली देख ली। हमारा फोर्थ रूल ये कहता है कि मान लो कि कोई लाइट आके सीधा टक्कर मार दे पोल के अंदर, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द पोल देन it reflects with equal angle on opposite side of the principal axis। अगर आपने फोर्थ रूल नोट कर लिया तो यहाँ पर देखो कि जो मेरी अगर रे ऑफ लाइट है वो सीधा जाकर पोल में टक्कर मार दे
तो ये क्या कहते हैं कि ये इक्वल एंगल बनाकर निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरी वाली साइड, यानी इस साइड पर निकल जाएगी इक्वल एंगल बनाकर प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया था कि पोल के ऊपर जो हमारा सरफेस ऐसा बनता है और ये इसका नॉर्मल ही है, तो यानी नॉर्मल के साथ तो हमेशा इक्वल बनाती है लाइट, जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था। तो यहाँ से लाइट आएगी, इसी के साथ एंगल इक्वल बनाकर निकल जाएगी। तो ये हमारा एंगल आई इक्वल एंगल आर होगा और ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ही बन रहे हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि लाइट अगर सीधा पोल में टक्कर मार रही है, मतलब पोल पर आकर लाइट गिर रही है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाकर निकल जाएगी। और क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस हमारे यहाँ पर नॉर्मली एंगल आई इक्वल एंगल आर होगा, समझ आ गया होगा। तो इन 4 रूल को अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, चाट जाना पूरा, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम आगे रे डायग्राम्स पढ़ने वाले हैं। सबके पीछे का मैंने आपको लॉजिक बता दिया क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से लाइट कैसे जा रही है, पैरेलल आएगी तो फोकस से निकल जाएगी, फोकस से आ रही है तो हमारी पैरेलल निकल जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वापस उसी पाथ से वापस निकल जाएगी, और अगर पोल पे आ रही है तो इक्वल एंगल बना देगी प्रिंसिपल एक्सिस का, तो दूसरी साइड बाउंस कर जाएगी, जैसे हमारी एक नॉर्मल मिरर के अंदर करती थी। तो ये चारों रूल्स आपको क्लियर होंगे, इसके बाद हम अपने रे डायग्राम्स के ऊपर बढ़ सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बढ़ेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। तो आई होप आपको सारा समझ आया होगा कि कैसे हम रे डायग्राम में बढ़ने वाले हैं, कैसे हमारी रे बाउंस करती है। हमारा स्फेरिकल मिरर होता क्या है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, 2 टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में और ज़्यादा ही पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। हमने दोनों लॉस पढ़ लिए अपने रिफ्लेक्शन के, कहाँ हमारे स्टैंड ट्रू करते हैं, यहाँ पर देख लिया, हर जगह करते हैं। प्लेन मैंने समझा दिया आपको क्या होता है, मिरर कैसे बनता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है और लाइट के बेसिक्स। आज हमारा बेसिक इंट्रो ही था, लेकिन हम रे डायग्राम्स के अंदर पूरा घुस चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रे डायग्राम्स के अंदर पूरा घुस जाएंगे और हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे डायग्राम्स के अंदर, इमेज फॉर्मेशन वाला, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, वो हम करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। मिलता हूं सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टडी वेल।